हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं गोविंद लोहिया। वेलकम टू द केमिकल काइनेटिक्स एंड स्टेबिलिटी पार्ट 8। इस वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिग्रेडेशन और अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, आयनिक स्ट्रेंथ हो गई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, पीएच हो गया, एसिड बेस कैटालिसिस हो गया, ये सभी के सभी। दिस इज अकॉर्डिंग टू, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सो मेनी फैक्टर, मगर हम लोग जो पीसीआई सिलेबस में फैक्टर्स दिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर इज मच मोर इंपॉर्टेंट हर किसी इसमें, तो हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। चलते हैं हम लोग हमारे स्लाइड पे, जहां से हम लोग शुरू करेंगे। So, physical and chemical factors influencing the chemical degradation of the pharmaceutical products. So, as we enlist that temperature, solvent, ionic strength, dielectric constant and specific and general acid-base catalysis. This is as per the PCI syllabus. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर सबसे इसमें टेम्परेचर बताती है कि कोलिजन थ्योरी पे टेम्परेचर डिपेंड करता है। अरेनियस की भी इक्वेशन हम लोग देखेंगे इसमें अंदर, जैसे कि कोलिजन थ्योरी ये बताती है कि आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कितने हो रहे हैं और एग्जैक्टली उसमें कंस्ट्रक्टिव कोलिजन कितना हो रहा है। दैट मींस एक फ्रंट साइड से आ रहा है मॉलिक्यूल, एक बैक साइड से आ रहा है, और हमें मालूम है फ्रंट और बैक साइड से कोलिजन होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी रिएक्शन होने वाली नहीं है। दोनों मॉलिक्यूल की स्टोइकोमेट्री ऐसी होना चाहिए कि दोनों फ्रंट साइड से आ रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं एंड कंस्ट्रक्टिव कोलिजन होके आपका वहां पर प्रोडक्ट बन रहा है। तो डेफिनेटली कि आपके कोलिजन अगर बढ़ेंगे तो चांसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिव कोलिजन भी बढ़ेगा, एंड अगर कोलिजन बढ़ाना है आपको तो आपको काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना पड़ेगी एंड अल्टीमेटली आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। सो कोलिजन थ्योरी, रेट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, टेम्परेचर प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द नंबर ऑफ कोलिजन एंड अल्टीमेटली रिएक्शन वेलोसिटी। सेकंड हम लोग बात करेंगे कि इन होमोजेनियस थर्मल रिएक्शन फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये प्रूवन है कि 10 डिग्री टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो रिएक्शन वेलोसिटी डबल होती है या ट्रिपल हो सकती है। द रेशियो इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड दिस कैन बी गिवन विद द इक्वेशन। दैट मींस सिंपल, 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाते जाओ और आपका रिएक्शन रेट डबल और ट्रिपल हो सकता है होमोजेनियस थर्मल रिएक्शन के अंदर। सो के दिस इज द इक्वेशन फॉर द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, KT plus 10 is the rise in temperature divided by initial KT equivalent to 2 or 3 times. Okay. Now moving toward the next temperature, point number 3, activation energy. Activation energy हमें यह भी मालूम है कि हर रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए उसको एक रिएक्शन बैरियर को क्रॉस करना है, एंड दैट बैरियर इज नथिंग बट एक्टिवेशन एनर्जी। अनलेस एंड अनटिल आवर प्रोडक्ट रीच और क्रॉस दैट एक्टिवेशन एनर्जी, तब तक के मेरा प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होना। दैट मींस हमारे रिएक्टेंट को वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करना ही है, तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सो अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस showed that the velocity constant K of the chemical process increase exponentially with the temperature for a large number of reaction. तो अरेनियस ने भी बताया कि ये हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होती है और बहुत जगह पे ये एक्सपोनेंशियली है। सो अरेनियस का इक्वेशन क्या शो करता है? दिस इज अरेनियस इक्वेशन, K इज इक्वल टू A exponential power e to the power EA RT. EA is nothing but the activation energy जो अभी हमने देखा, R is nothing but the gas constant and T is nothing but the absolute temperature. तो अगर आप देखोगे तो ये रिएक्शन काइनेटिक्स प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से, अगर इसी का लॉग फंक्शन लेता है तो log K is equal to log A minus EA by 2.303 RT। अगर इसी को दूसरी तरह से लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ 1/t को हमने अलग निकाला। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, इट वाज ऑब्जर्व दैट द प्लॉट ऑफ log k, यानी हम लोग log k वर्सेस 1/t अगर प्लॉट करते हैं, दैट इज log k वर्सेस 1/t, इफ वी प्लॉट द ग्राफ, देन द स्लोप ऑफ सच लाइन इज नथिंग बट EA by 2.303 R, and from which EA can be easily calculated or evaluated. The intercept of the line would be also enable one to find the value of the frequency factor A. कैसे मिलेगा? तो वो इंटरसेप्ट इज नथिंग बट द log A, तो ये हमें इक्वेशन से मिलेगा।
तो हम लोग अभी भी बात कर रहे हैं हमारे पास टेम्परेचर के बारे में, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जिसमें हम लोग टेम्परेचर पहला ही पॉइंट देख रहे हैं। इसमें हमने कोलिजन थ्योरी को देखा, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, अरेनियस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल। यहां हम लोग बात कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का हम लोग डिग्रेडेशन देख रहे हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो अगर मैंने ग्लूकोज लिया है, कांस्टेंट मोलर का ग्लूकोज लिया है, से कंसीडर करो 1 मोल 2 मोल और 5 मोल, 5 मोल ग्लूकोज लिया है, मगर हमने 5 मोल ग्लूकोज का टेम्परेचर डिग्रेडेशन देखना है, और एक जगह हमने टेम्परेचर लिया 70 और एक जगह हमने लिया 90। सो दोनों के रेट वेलोसिटी और कांस्टेंट अलग अलग होंगे, k एंड k डैश एट टू टेम्परेचर t एंड t डैश रिस्पेक्टिवली। सो ये कैसे मिलेगा? तो हमें दो इक्वेशन मिलेंगे, log k इज इक्वल टू log a माइनस EA 2303 R मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय t। दिस इज अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन। अभी इसके पहले स्लाइड में हमने यही इक्वेशन देखा। साइमल्टेनियसली log k डैश एट t डैश टेम्परेचर, इक्वेशन लुक लाइक दिस वन। ओके, अगर हम लोग इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, सो द इक्वेशन बिकम्स दिस वन। तो आपके पास इक्वेशन ये बना, इसको सिंप्लीफाई किया, लॉग, अगर हम लोग उल्टा करते हैं, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं रादर देन 2 को 1 से, सो इक्वेशन बिकम दिस वन, है ना। तो यहां पे सिर्फ माइनस साइन और यहां का माइनस साइन हट जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हेंस द एक्टिवेशन एनर्जी EA कैन बी कैलकुलेटेड। इससे हमें एक्टिवेशन एनर्जी आराम से मिल जाएंगी किसी भी रिएक्शन की। सो अगले वाले पॉइंट में कंसिडर रिएक्शन, अगला और एक पॉइंट है। दैट मींस आप देखो हम लोग कितने पॉइंट देख रहे हैं टेम्परेचर के अंदर। टेम्परेचर में हमने सबसे पहले शुरुआत की है कोलिजन थ्योरी से, फिर हमने इसके आगे बढ़ते हुए हमने एक्टिवेशन एनर्जी, अरेनियस इक्वेशन, इसके आगे हम लोग बढ़ते हुए अभी हम लोग आ रहे हैं, एक एग्जांपल दिया जहां अलग अलग हमने टेम्परेचर लेके वेलोसिटी कांस्टेंट निकाले हैं या रेट कांस्टेंट निकाला है, और हम लोग आगे अभी बढ़ रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं एक रिएक्शन A और B जिसमें डिफरेंट रेट कांस्टेंट है K1 एंड K2। यहां पर हम लोग सपोज K1 and K2 are the velocity constant in the two opposite direction of reversible process at temperature T. So सबके इक्वेशन कैसे बनेंगे? यहां ln K1 is equal to E1 RT. Let us consider E1 is the activation energy for forward reaction and E2 is the activation reaction energy for the backward reaction. यहां पर अगेन RT जो हमने बात किया था कि गैस कांस्टेंट और एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट टेम्परेचर T हम लोग ले रहे हैं। A1 इज अ कांस्टेंट एंड A2 इज आल्सो कांस्टेंट। यहां पर हम लोग सिर्फ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। आगे चलते हैं। इफ वी डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2 देन इट इज गिवन दिस इक्वेशन। अगेन हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं। सो K1 बाय K2 इज इक्वल टू K। अगर हम लोग ये पूरे टर्म को कांस्टेंट पकड़ते हैं K1 एंड K2, तो हम लोग अगर बात करेंगे ये K है, एंड अल्टीमेट लॉग हम लोग अगर बात करेंगे ln ऑफ K या लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ K इज इक्वल टू E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाय RT प्लस ln A1 बाय A2। स्टिल हम लोग इसको लॉग में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें 2.303 का हम लोग साइन या वैल्यू इसमें डालेंगे। इक्वेशन बहुत ही सिंपल है। हमने पहले इक्वेशन A और B एक रिएक्शन ली जिसमें हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट K1 था, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट K2 था, और हमने इसको अरेनियस इक्वेशन के हिसाब से लिखा। आगे हमने इसको डिवाइड किया एंड अल्टीमेटली वी गॉट दिस इक्वेशन। नाउ इसको हम लोग अगर बात करते हैं स्मॉल चेंज इन, है ना, तो स्मॉल चेंज में अगर हम लोग बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्मॉल चेंज, तो स्मॉल चेंज इन डीके, ये डेफिनेटली हमारा जो dt है ना, उसको हम लोग यहाँ पे लगाया। अगर हम लोग यहाँ dt लगा देते हैं तो इज इक्वल टू माइनस यहाँ आर टी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ t लिया तो यहाँ पे भी t का स्क्वायर हो जाएगा। लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन ln k, तो यहाँ अगर t लगाओगे तो यहाँ पर भी t लगाएंगे तो आर टी का स्क्वायर हो जाएगा डेफिनेटली। और आगे हम लोग बात करते हैं, इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। सो अल्टीमेट इक्वेशन इज E1 माइनस E2। नेगेटिव साइन हटा दिया हमने यहाँ पर, इसको सामने लेके और E2 लिया, नेगेटिव साइन हट गया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। सो dln बाय k बाय dt अगर हम लोग लिखते हैं तो ये E1 माइनस E2 इज नथिंग बट डेल्टा H डिवाइडेड बाय RT स्क्वायर। डेल्टा H इज नथिंग बट चेंज इन एंथैल्पी। सो डेल्टा H इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो यहां से भी हमें आसानी से रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी पता चलेंगी, चेंज इन एंथैल्पी पता चलेंगी।
अब यहाँ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। लेट अस कंसीडर कि यहाँ मेरा रिएक्टेंट है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ है, जिसमें हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे प्रोसेस होंगी ये देखेंगे। रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। अगर मेरा रिएक्टेंट है, इसको एक पोटेंशियल एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है जिसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, और वो है EA। तो यहां हम लोग बात करेंगे, ये E1 है। लेट अस कंसीडर E1 कितना है, रिएक्टेंट से लेके यहां तक के, तो ये हमारा E1 हुआ और ये हमारा हुआ E2, यानी प्रोडक्ट से लेके यहां एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस करके फिर ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होंगी तो है, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रोडक्ट से लेके इसको E2 ये एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉस करके यहां पर आना है। अगर इस ग्राफ में हम लोग देखते हैं तो E1 इज एक्टिवेशन एनर्जी, डेफिनेटली इट इज मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस। तो यहां आप देखो कि ये E2 ज्यादा है, E1 छोटा है, तो यहां पर आपके पास एनर्जी रिलीज होती है जब ये रिएक्शन होती है तो, और यहां पर आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब हम लोग यहां पर बात करते हैं कि E1 ज्यादा, तो E1 जाएगा कहां, ज्यादा है इतनी एनर्जी, तो ये प्रोडक्ट एब्सॉर्ब करता है एनर्जी एब्सॉर्ब, सो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होपफुली आपको समझ में आया, और यहां हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट अगेन ये टेम्परेचर वाला अगला हमारा हो गया खत्म। अब इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट अगर मुझे बात करना है, this depends on the relative internal pressure and solubility parameters of the solvent and solute respectively। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में अगर मुझे बात करना है कि ये सॉल्वेंट एक इंटरनल प्रेशर क्रिएट करता है वहां पर, और सोल्यूबिलिटी पैरामीटर ऑफ सोल्यूट जो भी होगा उसके अंदर वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर प्ले करेगा। लेट अस कंसीडर एग्जांपल, ये है हमारे पास इथेनॉल रिएक्ट विथ एसिटिक अनहाइड्राइड, ये एसिड अनहाइड्राइड है, तो हमें यहाँ पे मिलेगा एसिटिक एसिड, जहां हम लोग बोलेंगे CH3COO C2H5 मिल गया हमें। ये हमें मिला यहाँ इथाइल एसीटेट, जो कि ये हम लोग इन टर्म्स ऑफ पोलैरिटी यहाँ पे बात करेंगे सॉल्वेंट के इन टर्म्स ऑफ, दिस इज नथिंग बट दी इथाइल अल्कोहल जो कि मोर पोलर है, ये एसिटिक अनहाइड्राइड है। ये हम लोग बात करेंगे कि हमें इथाइल एसीटेट मिला जो कि लेस पोलर है, और यहाँ पे आपको एसिटिक एसिड मिलेगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। So, more polar solvent accelerate the formation of more polar product and vice versa। जो कि ये more polar product है, रिएक्टेंट है कि ये या सॉल्वेंट है जो कि फॉर्मुलेट करेगा या फैसिलिटेट करेगा मोर पोलर प्रोडक्ट के लिए, और अगर हम लोग बोलेंगे लेस पोलर है तो लेस पोलर प्रोडक्ट को फैसिलिटेट करेगा। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोबेंजीन एंड हेक्सेन। अगर मैं बात करूं नाइट्रोबेंजीन के लिए, तो नाइट्रोबेंजीन यूजुअली हम लोग अगर बात करते हैं नाइट्रोबेंजीन के लिए, तो नाइट्रोबेंजीन ये पोलर नेचर का सॉल्वेंट है, और जो कि पोलर नेचर होने से वजह से ये लेस पोलर प्रोडक्ट को रिटार्ड करता है, जैसे इथाइल एसीटेट को ये रिटार्ड करेगा नाइट्रोबेंजीन। वही अगर मैं वही बात करूं हेक्सेन के बारे में, तो हेक्सेन का अगर बात करें लेस पोलर सॉल्वेंट, लो इंटरनल प्रेशर, जैसे कि हम लोग यहाँ बात करते हैं यहाँ पर हेक्सेन, तो हेक्सेन इज लेस पोलर सॉल्वेंट एंड एक्सेलरेट द फॉर्मेशन ऑफ लेस पोलर प्रोडक्ट दैट इज इथाइल एसीटेट। तो बहुत ही सिंपल से एग्जांपल है नाइट्रोबेंजीन का। नाइट्रोबेंजीन इज मोर पोलर है, तो वो पोलर होने की वजह से अगर इस रिएक्शन में नाइट्रोबेंजीन यूज करते हैं तो वो इथाइल एसीटेट के फॉर्मुलेशन को कम करेगा क्योंकि ये लेस पोलर है। व्हाइल हेक्सेन इज लेस पोलर, सॉल्वेंट ही लेस पोलर है, तो इसीलिए ये इथाइल एसीटेट जो लेस पोलर है उसके फॉर्मेशन को बढ़ाएगा। तो दिस वे हम लोग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट देख सकते हैं। नाउ अगला वाला पॉइंट हम लोग देखेंगे वो जो है इन्फ्लुएंस ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करते हैं। ओके, तब तक के लिए हम लोग इसको रिवाइज करिए, और आपने वीडियो अच्छी से देखा इसके लिए थैंक यू।